सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जब मेंग तियानशेन एकेडमी पहुंचे तो वहां पहले से ही सारे डिसिपल मौजूद थे। तभी वहां एक घायल सैनिक पहुंचता है जो डरते हुए बताता है नेदर वर्ल्ड से एक पोर्टल खुल चुका है। दा जीटियन हेवन किले पर जबरदस्त हमला हो गया है और एशियन सिटी पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। ये सुनते ही मेंग तियानशेन तुरंत होर्न बजाकर जंग का ऐलान कर देते हैं। सभी कबीले के लोग दूसरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और तियानशेन आर्मी मौके पर पहुंच जाती है। शियाओ और बाकी सारे यंग डिसिपल भी इस युद्ध में हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन सभी सीनियर्स उन्हें रोक देते हैं क्योंकि पिछली बार उनके एंसेस्टर्स ने उन्हें बचाया था। अब उनका फर्ज था कि वो यंग जनरेशन को बचाए। हालांकि सभी इस भयानक युद्ध को देखना चाहते थे। आखिरकार इमोर्टल एकेडमी के एल्डर इसके लिए मान जाते हैं, लेकिन होली एकेडमी के एल्डर सख्त लहजे में कहते हैं तुम सभी यंग डिसिपल्स के सामने हीरो बनना चाहते हो, लेकिन अगर इनमें से किसी एक को भी कुछ हो गया तो तुरंत एक फॉर्मेशन खोलकर इन्हें वापस एकेडमी भेज देना होगा। अगर एक भी डिसिपल कम हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। मेंग तियानशेन अब सभी को आगे बढ़ने का आदेश देते हैं। एक डिवाइन फॉर्मेशन खुलता है और सभी दा जीटियन किले की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर हमें मोदाओ को दिखाया जाता है। वो मनी मन सोचता है ग्रेट वॉर अब शुरू हो चुकी है, लेकिन मैं अपने ही दुश्मनों के साथ खड़ा हूँ। अब हमें इमोर्टल सिटी दिखाई जाती है जो पूरी तरह से नष्ट हो रही थी। चारों तरफ भयानक हमले हो रहे थे। तभी उस डिवाइन गेट से एक एक करके सारे शिप अंदर आने लगते हैं। मेंग तियानशेन बताते हैं एशियन वर्ल्ड एक समय कई रीजन में बटा हुआ था, फिर फाइनल बैटल के दौरान इमोर्टल एशियन एरा में ये पूरी दुनिया टूट गई। इसी जगह को दा जीटियन कहा जाता है, जिसका मतलब है हेवन ऑफ हेड्रेड। इमोर्टल एकेडमी के एल्डर कहते हैं हमारे कई इमोर्टल किंग्स ने दूसरी दुनियाओं के राक्षसों को रोकने के लिए एक के बाद एक किले बनाए। अनगिनत हीरोइक स्पिरिट उनसे लड़ते रहे। ये जंग सदियों से चलती आ रही है, लेकिन अब दा जीटियन किला नष्ट हो चुका है। ये हमारी दुनिया के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। तभी आसमान से एक डरावनी आवाज गूंजती है, नीच इंसानों आखिर तुम आ ही गए। तुम्हारी ये दुनिया जल्दी मिट्टी में मिल जाएगी और तुम सब मारे जाओगे। वो था नेदर वर्ल्ड का हेड ऑफ द अनडाइंग। होली एकेडमी के एल्डर गुस्से में चिल्लाते हैं इससे तुरंत मार डालो। वो अपने शिप से 10,000 रेसेंज रून से एक्टिवेट कर देते हैं और हजारों शिप एक साथ हमला कर देते हैं। हेड ऑफ द अनडाइंग हंसते हुए कहता है तुम मेरे सामने चींटियों की तरह हो जो एक पेड़ तोड़ने की कोशिश कर रही हो। हर जनरेशन में तुम इंसान और भी कमजोर होते जा रहे हो। तुम अपने उन कचरा एंसेस्टर से भी काफी बेकार हो जो मौत से लड़ना चाहते थे। हमने उनकी हड्डियां कुचल दी और उन्हें कुत्तों के सामने फेंक दिया। ये कहते ही वो अपने हाथ से वार करता है और उनके 10,000 रेसेंज रून से अटैक को पूरी तरह नष्ट कर देता है। सारे शिप तुरंत अपने प्रोटेक्शन बैरियर एक्टिवेट कर देते हैं। हेड ऑफ द अनडाइंग फिर कहता है हमारे सामने ट्रू इमोर्टल से भी टिक नहीं पाए थे। उन्होंने घुटने टेक कर हमसे दया की भीख मांगी थी। तुम सिर्फ हारे हुए लोगों के वंशज हो। तुम्हें पहले से पता था कि हम आ रहे हैं, फिर भी लड़ने की हिम्मत कर रहे हो। लगता है तुम जीने से थक चुके हो। सभी घबरा जाते हैं। तभी एंसेस्टर मेंग तियानशेन आवाज लगाते हैं सभी शांत हो जाओ, तुम सब सच्चाई जानते हो। ये एक अनडाइंग एक्सपर्ट है जो पिछले एरा में गलती से बच गया था। अगर हम इसके खिलाफ लड़ने वाले हैं तो हमें निराश क्यों होना चाहिए। इमोर्टल एकेडमी के एल्डर कहते हैं हमने अभी एक साथ हमला किया और बिना हारे इसके अटैक को रोक लिया। ये इस बात का सबूत है कि हमारी ताकत बराबर है और हमारी एकता ही हमारी असली शक्ति है। तभी वहाँ बियान्यू के पिता भी आ जाते हैं। एम्परर कहते हैं जैसा कि हमें पहले से अंदाजा था, दोनों दुनियाओं के बीच की दीवार आसानी से भेदी जा सकती है। अगर ये सच में हमारी दुनिया को समतल करने की काबिलियत रखते हैं तो ये नेदर वर्ल्ड के कचरा पेटिशनर सिर्फ बातों में वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं। तभी हेड ऑफ द अनडाइंग गरजते हुए कहता है तुम सभी का वध हमारे हाथों होगा। तुम नीच प्राणी खुद को कुछ ज्यादा ही महत्व देने लगे हो। इतना कहते ही वो चारों तरफ घना स्मोक फैलाने लगता है। मेंग तियानशेन कहते हैं तुम हमें गुमराह करने की चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन हम कभी हार मानने वाले नहीं है। तुम ये बातें सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि हमें डरा सको, लेकिन तुम्हारे नेदर वर्ल्ड में इतनी काबिलियत नहीं है कि वो इस बॉर्डर वॉल को पूरी तरह तोड़ सके। अगर तुम एक इमोर्टल भी हो तो भी तुम मुश्किल से सिर्फ अपने एक हाथ को ही यहाँ टेलीपोर्ट कर पाए हो। हमारी दुनिया के नियमों की वजह से तुम भी हेवन एंड अर्थ के दबाव में हो। इतना कहते ही मेंग तियानशेन अपनी उंगली से ही चारों तरफ फैले स्मोक को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। वो आगे कहते
कहते हैं तुम जितनी देर तक हमारी दुनिया में रहोगे हेवन एंड अर्थ के लॉ का असर तुम पर उतना ही ज्यादा पड़ेगा। फिर भी तुम हमारी दुनिया को मिटाने के सपने देख रहे हो। अच्छी तरह देख लो, तुम पिछले एरा के इमोर्टल सुप्रीम कुछ भी खास नहीं हो। इतना कहकर वो उसे लड़ने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी हेड ऑफ द अनडाइंग उन्हें मुट्ठी में पकड़ लेता है। ये देखकर शियाओ परेशान हो जाता है। उसे मेंग तियानजेन की बहुत फिक्र होने लगती है, लेकिन मेंग तियानजेन अपने पास मौजूद एंसेस्ट्रल ड्रैगन हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं। हेड ऑफ द अनडाइंग कहता है ट्रू ड्रैगन तो हजारों साल पहले मर चुके हैं, फिर भी तुम जबरदस्ती उनकी ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हो। लेकिन तभी ट्रू ड्रैगन फॉर्मेशन प्रकट होता है। उसकी शक्ति से हेड ऑफ द अनडाइंग पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। मेंग तियानजेन ट्रू ड्रैगन से उस पर जोरदार हमला करवाते हैं। वो उस अटैक को रोक नहीं पाता और गुस्से में चिल्लाता है तुम रेंगने वाले कीड़ों ने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की। अब मेंग तियानजेन 10 वर्ल्ड डायग्राम बाहर निकालते हैं। वो इसे ट्रू ड्रैगन के साथ मिलाकर ड्रैगन डिसेंड ऑफ 10 वर्ल्ड्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ड्रैगन की जबरदस्त गर्जना के साथ वो हेड ऑफ द अनडाइंग को पूरी तरह नष्ट कर देता है। मेंग तियानजेन कहते हैं तुम मुझे नष्ट करना चाहते थे, लेकिन अफसोस तुम्हें वो काबिलियत नहीं है और मैंने ये इसे इमोर्टल आर्टिफैक्ट से साबित कर दिया है। हाफ स्टेप इमोर्टलिटी वाले लोग भी मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकते। तभी नेदर वर्ल्ड के पेटिशनर की सोल से एक भयानक टोर्नेडो बनने लगता है। वो गुस्से में कहता है तुम कॉकरोच खुद को समझते क्या हो, सिर्फ अपने एंसेस्टर के हथियारों और हड्डियों के सहारे हमसे लड़ना चाहते हो। आखिर तुम कब तक जिंदा रह पाओगे। मेंग तियानजेन शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहते हैं अगर हमारी इस दुनिया में डिफेक्ट्स ना होते, अगर हम फाइनल स्टेप लेने में असमर्थ ना होते, तो हम भी इमोर्टल बन सकते थे और तब तुम हमारे सामने इतने एरोगेंट कभी नहीं हो सकते थे। मुझे बस एक ऐसा एनवायरनमेंट दे दो जहाँ इमोर्टलिटी पूरी की जा सके। मेरे लिए सिर्फ 10 साल काफी है और फिर मैं तुम्हें अपने एक ही हाथ से मार डालूंगा। नेदर वर्ल्ड का पेटिशनर हंसते हुए कहता है तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन अफसोस हाफ स्टेप इमोर्टलिटी सच्ची ट्रू इमोर्टलिटी नहीं होती। तुम चाहे जितनी मर्जी बातें कर लो, तुम फिर भी बेकार कचरा ही रहोगे। मेंग तियानजेन सभी डिसेबल से कहते हैं आगे का रास्ता भले टूटा हुआ है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि फ्यूचर में भी हमारी दुनिया में इमोर्टल पाथ हमेशा बंद ही रहे। अब नेदर वर्ल्ड का पेटिशनर पूरी तरह सामने आता है। वो एक जायंट स्कल फॉर्म में बदल चुका होता है। वो गरजते हुए कहता है इमोर्टल एशियन एरा में भी सिर्फ गिनती के लोग ही इमोर्टल बन पाए थे। अब भी मौका है, हार मान लो और सरेंडर कर दो, वरना मैं तुम सभी वंशजों की जान ले लूंगा। मेंग तियानजेन अपनी डिवाइन वॉइस में सबसे कहते हैं आप सभी को डरने की जरूरत नहीं है। भले ही हमारे पास अभी इमोर्टलिटी पाने की कोई उम्मीद ना हो, लेकिन अगर फॉरबिडन लैंड दोनों दुनियाओं को जोड़ता है तो एनवायरनमेंट में भारी बदलाव आएगा और एक दिन आप सभी इमोर्टल दाओ डोमेन में कदम रख पाएंगे। उस दिन हम अपनी दुनिया के खून का पूरा बदला लेंगे। आप सभी को इमोर्टलिटी की राह पर चलते रहना है। निश्चित रूप से आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। इतना कहकर वो हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और अपनी ऊर्जा से उस स्कल पर वार करते हैं, लेकिन स्कल जोर से हंसते हुए उनके अटैक को पूरी तरह नष्ट कर देता है। तभी आसमान में एक अजीब सी एनर्जी फैल जाती है और एक आवाज गूंजती है अजीब बात है, भले ही तुम हमारी गुलामी स्वीकार ना करो, लेकिन लड़ने के लिए तुम्हें आगे तो आना ही होगा। फर्स्ट एल्डर मनी मन सोचते हैं हेवन एंड अर्थ के लॉ से दबा हुआ होने के बावजूद ये नेदर वर्ल्ड पेटिशनर बिना किसी डर के हमारी दुनिया में दौड़ा चला आया है। मेंग तियानजेन कहते हैं इसके पीछे कोई बड़ा कारण जरूर है, इसीलिए इतिहास में हुए डाजिटियन वॉर के बारे में तुरंत जानकारी इकट्ठा करो। ये आदेश मिलते ही दोनों एल्डर वहां से निकल जाते हैं। अब नेदर वर्ल्ड के पोर्टल से एक आदमी बाहर आता है। उसका नाम होता है डीतुओ। वो ठंडी हंसी के साथ कहता है मैंने 10 लाख साल तक कल्टिवेशन की है, आखिर तुम एंड्स में से कौन है जो मुझसे लड़ना चाहता है। तभी एक शिप से सेक्रेड होली एकेडमी का जियान फिंग सामने आता है। वो शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहता है मैं तुम्हारा चैलेंज स्वीकार करता हूँ। सेक्रेड होली एकेडमी के एल्डर कहते हैं ये हमारी एकेडमी के ग्रेट एल्डर का चीफ डिसिपल है। वास्तव में हमारी दुनिया की यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए पूरी तरह क्वालिफाइड है। जियांग फिंग अपनी पूरी ताकत के साथ डीतुओ पर हमला करता है। डीतुओ हंसते हुए कहता है तुम जैसे चींटी भी अपना नाम रखते हो। यह कहते ही वो एक पावरफुल अटैक करता है। उसका हमला इतना तेज होता है कि जियांग फिंग का वार पूरी तरह बिखर जाता है। उल्टा उसी पर एक जबरदस्त काउंटर अटैक पड़ता है और जियान फिंग नीचे गिरने लगता है, लेकिन मेंग तियानजेन उसे संभाल लेते हैं। डीतुओ कहता है मैंने अभी तक अपनी डिवाइन टेक्निक्स का इस्तेमाल भी नहीं किया है, मैं तो बस तुम्हारी दुनिया की टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा था। होली सेक्रेट एकेडमी के एल्डर गंभीरता से पूछते हैं तुम वास्तव
तुम्हें हो कौन? वो जवाब देता है मैं D2O हूँ और अपनी जनरेशन में 19वें नंबर का एंटिटी हूँ। अब एक और नेदरवर्ल्ड का एक्सपर्ट सामने आता है, उसका नाम होता है ब्लड रिंग किंग। वो गरजते हुए कहता है मैंने 5 लाख साल तक कल्टिवेशन की है, आखिर यहाँ कौन मेरा अपोनेंट बनेगा? तभी एंट किंग आगे बढ़ते हुए चिल्लाता है मैंने 20 साल तक कल्टिवेशन की है, आखिर तुम नेदरवर्ल्ड में से कौन हो जो मुझसे लड़ने की हिम्मत रखता है? ब्लड रिंग किंग हैरान होकर इधर उधर देखता है, उसे समझ नहीं आता कि आवाज कहाँ से आ रही है। एंट किंग गुस्से में कहता है इधर उधर कहाँ देख रहे हो, आंखें चार मत करो, ये राजा ठीक तुम्हारे सामने है। मेरे अंदर हेवनली हॉर्न एंड एंसेस्टर्स का ब्लड है जो गुस्से से उबल रहा है और अब उस पुराने बदले को चुकाने का वक्त आ चुका है। ये कहते हुए वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ब्लड रिंग किंग कहता है क्या इस दुनिया में कोई असली मर्द नहीं बचा? तुम इन छोटे मोटे कीड़ों को लड़ने के लिए भेज रहे हो? एंट किंग भड़क जाता है बुलशिट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस राजा ने पूरे 20 साल की कल्टिवेशन पूरी की है या फिर कम से कम 18 या 17 साल की तो जरूर की होगी। क्या यहाँ कोई बहादुर है जो मुझसे लड़ने की हिम्मत करता हो? वो आगे बढ़ने ही वाला होता है कि तभी मेंग तियानजेन अपनी एनर्जी से उसे पकड़कर वापस रोक लेते हैं। तभी एक बेहद पावरफुल ओल्ड पेटिशनर सामने आता है, उसकी एनर्जी पूरे शिप पर फैल जाती है। उसका नाम होता है चूशान है। वो कहते हैं मैं तुम्हारा अपोनेंट बनना चाहता हूँ। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि 5 लाख साल पहले वो अनस्टॉपेबल थे, उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो आज भी जिंदा होंगे। इमोर्टल एकेडमी के एल्डर कहते हैं शान है आपकी पुरानी चोटें अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, आपको लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। शान शांत स्वर में कहते हैं मेरी बीमारी ने मुझे ग्राइंडिंग स्टोन बना दिया है, इसीलिए अब मैं लड़ना चाहता हूँ। वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं 5 लाख साल पहले मैं नंबर 1 पेटिशनर था और आज मैं तुम्हारे नेदरवर्ल्ड की ताकत का इंतजाम लूंगा। ब्लड रिंग किंग दोनों के चारों तरफ एक शील्ड बना देता है ताकि उनकी फाइट में कोई बाधा ना आए। वो शाने पर एक जबरदस्त अटैक करता है लेकिन शाने अपनी डिवाइन पावर से उस हमले को रोक लेते हैं। फिर ब्लड रिंग किंग चालाकी से शाने को चारों तरफ से अपनी एनर्जी में घेर लेता है और अपने कांटों से उन्हें जकड़ लेता है। वो शाने को मारने वाला होता है तभी शाने के सिर से एक बेहद पावरफुल ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ डेथ लाइट फूट पड़ती है। वो एनर्जी इतनी तेज होती है कि शील्ड टूट जाती है और ब्लड रिंग किंग की बॉडी पूरी तरह छेद कर उसे नष्ट कर देती है। लेकिन इसके बाद शाने खुद भी बहुत कमजोर हो चुके होते हैं। इमोर्टल एकेडमी के एल्डर उन्हें संभालते हैं। शाने धीमी आवाज में कहते हैं मुझे खुशी है कि मैं इस नेदरवर्ल्ड के पेटिशनर को मार पाया। अब तुम सब देख ही सकते हो ये नेदरवर्ल्ड के लोग अजय नहीं है, इन्हें भी मारा जा सकता है, इसीलिए आप सभी आगे बढ़ते रहिए। ये कहते हैं शाने अपना दम तोड़ देते हैं। तभी नेदरवर्ल्ड की तरफ से जोरदार हंसी की आवाज आती है। वहाँ मौजूद कई पेटिशनर हंस रहे थे। एक पेटिशनर वूरेन कहता है ये लोग वाकई काफी दिलचस्प हैं। इसने अपने शरीर के अंदर मौजूद ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ डेथ लाइट का इस्तेमाल किया, लेकिन अफसोस इसने सिर्फ 5 लाख साल पहले के 11वें नंबर के पेटिशनर को ही मारा है। तभी एक और नेदरवर्ल्ड पेटिशनर कहता है हमें एक एक करके कॉम्बेट करने में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें जल्दी से 3 टीमों में बंटकर इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना चाहिए। इतना कहते ही 3 पेटिशनर एक साथ बाहर आते हैं। पहला 8 आर्म्ड मास्टर जिसने 2 लाख साल की कल्टिवेशन की थी, दूसरा फूडोंग लियो जो यंग जनरेशन 10 किंग्स में से एक था और तीसरा हाइडेन जिसने 5000 साल की कल्टिवेशन की थी। 8 आर्म्ड मास्टर गरजते हुए कहता है आखिर यहाँ कौन है जो मुझसे फाइट करना चाहता है। तभी सामने आते हैं रेड हेयर्ड डिवाइन लॉर्ड जिन्होंने 2 लाख साल की कल्टिवेशन की थी। वो लॉन्ग लाइफ फैमिली के सुप्रीम बिंग्स थे। वो ठंडे लहजे में कहते हैं मैं तुमसे लड़ूंगा और देखते देखते दोनों के बीच क्लोज कॉम्बैट फाइट शुरू हो जाती है। बियान्यू घबरा जाती है। वो जानती थी कि रेड हेयर्ड डिवाइन लॉर्ड ग्रेट बर्निंग हेवन आर्ट की कल्टिवेशन करते हैं। इमोर्टल एशियन एरा में उन्होंने कई फॉरेन कल्टिवेटर्स को अपने वश में कर लिया था। उसे लगता है शायद ये इसे हरा सकते हैं, लेकिन 8 आर्म्ड मास्टर इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो रेड हेयर्ड डिवाइन लॉर्ड पर पूरी तरह भारी पड़ जाता है। वो अपने एक हाथ को सीधे उसकी बॉडी के आर पार निकाल देता है और ठंडी आवाज में कहता है तुम्हारे खून में सिल्वर मौजूद है, तुम हमारी दुनिया के वंशज जैसे दिखते हो और तुम जिद्दी भी हो, इसीलिए तुम्हें मरना होगा। इतना कहते ही वो उसे पूरी तरह नष्ट कर देता है। इस तरह 9 हेवन 10 अर्थ का एक महान पेटिशनर हार जाता है। अब दूसरा पेटिशनर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हार्ड डेन उसे भी मार डालता है और इस तरह वो दूसरा नेदरवर्ल्ड का पेटिशनर भी अपने अपोनेंट को आसानी से खत्म कर देता है। बियानू पूरी तरह परेशान हो जाती है क्योंकि उनकी दुनिया के लोग एक एक करके हारते जा रहे थे। अब फूडोंग लियो आगे बढ़ता है और कहता है मैंने 25 साल तक
कल्टिवेशन की है, तुम में से कौन मरने के लिए मेरा सामना करना चाहता है। ये सुनते ही एंड किंग तेजी से आगे बढ़ता है और कहता है तुम कुछ ज्यादा अहंकारी हो रहे हो। लेकिन तभी शियाओ उसके सामने आ जाता है और अपनी कुनपेंग टेक्निक से जोरदार हमला कर देता है। अब बाकी के सारे यंग पेटिशनर भी सामने आ जाते हैं। फू डोंग लियो हंसते हुए कहता है तुम सब में काफी अच्छी खुशबू आ रही है। तुम में से एक के पास वर्ल्ड ट्री सीडलिंग है और ग्रेट मिस्ट पर्पल एनर्जी सीड भी मौजूद है। वाकई आज बहुत मजा आने वाला है। अब बस अफसोस इस बात का है कि यह सब सिर्फ मेरे हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि नेदरवर्ल्ड की यंग जनरेशन के और भी 10 किंग्स वहां मौजूद थे और वो सभी एक साथ हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो सब यंग जनरेशन पर एक साथ टूट पड़ने वाले थे। तभी शियाओ अपने रीइंकार्नेशन पास से हमला करता है और उनके अटैक को रोक लेता है। वो ठंडी लेकिन खूंखार आवाज में कहता है तुम सब यंग जनरेशन के लोगों को मैं चुन चुन कर मारूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।